सो भाई लोगों, आप लोग जब भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोचते हो, आप लोग के माइंड में एक चीज आती है कि भाई किसी ऐसे बंदे से बात हो रहा है जिसने लंबे टाइम के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को यूज किया हुआ है। सो भाई ये मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये है एथर 450X जनरेशन 2। इस गाड़ी को मैंने मार्च 2022 में लिया था। 2.5 साल हो चुके हैं, 27,500 किलोमीटर हम लोग इस गाड़ी को चला चुके हैं। हमने इसे बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ किया है। अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर ये गाड़ी डेली चलती है। तो भाई जाहिर सी बात है, हमने जब इसको इतना अच्छा खासा यूज़ किया है, मतलब मेरे फादर इस गाड़ी को चलाते हैं, हमने इस गाड़ी को इतना अच्छा खासा यूज़ किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, और आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल भी हैं। तो एक काम करते हैं, जितने भी सवाल आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं उन सबका मैं आंसर दे देता हूँ एक एक करके अच्छी सी डिटेल में, ताकि किसी और के आंसर से आप लोगों को भी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आपके माइंड में वो क्वेश्चन नहीं होगा तो किसी और ने पूछा होगा, तो आपको उसकी भी डिटेल मिल जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल जुटा वगैरह चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई बेल्ट रिलेटेड कोई इशू है क्या, एंड आफ्टर सर्विस गाड़ी की आवाज़ बढ़ गई है क्या। सो भाई ये हमारी गाड़ी का बेल्ट है और ये जो है 4 या 5 महीने पहले टूट गया था। मतलब 2.5 साल की ओनरशिप में एक बार बेल्ट टूटा है इसका। और मेरे फादर जगह पे खड़े हुए थे। ये अच्छी बात है कि घर के पास में ही थे तो ज़्यादा परेशान नहीं हुए थे वो। लेकिन हाँ भाई, इसका बेल्ट जो है वो टूट गया था और हमने सर्विस सेंटर उसके लेके गए और उन्होंने 3,000 रुपये का बेल्ट दिया था और 700 रुपये लेबर चार्ज लिया था। तो 3700 रुपये जो है वो बेल्ट के ऊपर पूरा खर्चा हुआ था। एथर में बेल्ट को लेके बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों के बेल्ट टूटे भी हैं। तो एथर से गुजारिश है भाई कि इसके ऊपर काम करो यार, क्योंकि जब बेल्ट टूट जाता है इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है। मतलब बंदा अगर घर के पास है या सर्विस सेंटर के पास है तो काम चला लेगा, कहीं दूर होगा तो फंस जाएगा। और इन्हीं भाई का जो दूसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर सर्विस गाड़ी की आवाज़ बढ़ गई है क्या। तो भाई एथर के अंदर बेल्ट में आवाज़ आती है, मतलब शुरू में भी आती है। अगर इसके अंदर से कचरा चला जाएगा, इस अभी गाड़ी गंदी है क्योंकि यहाँ बारिश हुई थी, तो यह गाड़ी गंदी है तो अभी कचरा गया होगा बेल्ट के अंदर, तो अभी ये बेल्ट ज़्यादा साउंड कर रहा होगा। तो भाई एथर में बेल्ट में साउंड आता है और अगर गंदा हो जाता है तो ज़्यादा साउंड आता है। तो मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि आप यूज टू जाते हो एक टाइम के बाद, शुरू में आपको अजीब लगता है। बाकी ओला के मुकाबले तो एथर के अंदर जो है वो साउंड जो है वो ज़्यादा है। ओला के अंदर थोड़ा कम साउंड आता है, इसमें साउंड थोड़ा ज़्यादा आता है। दूसरा सवाल है, रेंज पहले कितनी मिलती थी फुल चार्ज में और अब कितनी। ये भाई जनरेशन 2 एथर है 450X। तो इसको फुल चार्ज के अंदर 85 किलोमीटर की रेंज मिलती है आपको। और 2.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो अब जो हमें रेंज मिल रही है वो 80-82 के आसपास मिलती है। एग्जैक्ट पूरी तो नहीं मिलती क्योंकि भाई हमने इसको ज़्यादा चला लिया है और मेरे फादर जो है इसको रोज़ चार्ज करते हैं, तो उस पर बैटरी हेल्थ पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अभी भी लेकिन ये है कि हमें 80 से 82 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अगर हम इसे धीरे चलाएंगे तो शायद 85 की मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अभी भी हमें 80 से 82 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही बैटरी डिग्रेडेशन हुआ है, बाकी नॉर्मल बैटरी सही है अभी भी। रेंज ड्रॉप और कंपनी सर्विस ओवर फॉल्टी पार्ट्स। भाई एथर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसकी रेंज एक्यूरेसी पे बिल्कुल ट्रस्ट है मुझे। तेज़ चलाओगे तब भी जो रेंज दिखेगी वो उतनी मिलेगी जो लाइव आपको शो कर रहेगा यहाँ पे। तो एक्यूरेसी के मामले में भाई एथर अच्छा है। यहाँ पे सडन रेंज ड्रॉप का जो इशूज़ हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं आपको। तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद कंपनी सर्विस ओवर फॉल्टी पार्ट्स। एथर क्या पार्ट्स अच्छे हैं कंपनी को, मतलब सर्विस को लेकर मुझे कोई कभी इशू रहा नहीं। एथर के पार्ट्स अच्छे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन पे भी चल जाते हैं। लेकिन दिक्कत है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं बस। तो अगर सर्विस में कुछ आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है या कोई गाड़ी में आपको बहुत रेगुलर चेंज कराना पड़ता है पार्ट्स, तो उसमें आपका सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगा। हमारी गाड़ी में ऐसा कोई सर्विस कॉस्ट अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ लगा नहीं है मेरा। टोटल मेरा 5-6 रुपये खर्चा हुआ है बस अभी तक। इलेक्ट्रिक कौन सी बेहतर है, रेस्टा या ओला। यार देखो, अगर एक्यूरेसी में, ट्रस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की बात करोगे तो भाई मेरा जो मैं जिसको व्हीकल को चूज़ करूँगा वो रेस्टा होगी, वो ओला नहीं होगी। क्योंकि भाई थोड़ा मतलब ओला पे मुझे अभी भी डाउट है सॉफ्टवेयर इश्यूज़ को लेके। किसी की ओला अच्छी चल रही है तो उनका आंसर शायद ओला होगा। पर मेरा, क्योंकि मैंने रेस्टा क्योंकि एथर यूज़ किया हुआ है, मैंने रेस्टा की भी टेस्ट राइड ली हुई है, मैंने रेस्टा को भी लंबा चलाया हुआ है, तो मेरा इस सवाल का जवाब जो है रेस्टा होगा। सर इसकी बैटरी कैसी है, 3 साल में कितना टाइम प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज़ डिटेल में बताना सर। भाई हमें कोई इशू नहीं हुआ 3 साल के अंदर। 2.5 साल बैटरी को हो चुका है और अभी तक मुझे ऐसा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। डिग्रेडेशन वाला आंसर मैं कर चुका हूँ। व्हाट इज़ द रेंज एंड फीचर क्वालिटी ऑफ द बाइक। रेंज मैंने आपको बताया 85 किलोमीटर की फुल रेंज है इकोनॉमी मोड के ऊपर। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको मैप्स मिल जाता है, एक्चुअल नेविगेशन मिल जाता है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे चार्जर इथर की गाड़ी में नहीं आता, तो फ़ोन चार्जर इसमें नहीं दिया हुआ। बैटरी चेंज और नॉट, भाई गाड़ी की बैटरी चेंज नहीं हुई है। कोई नेगेटिव पॉइंट, हाँ भाई नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर, वो ये कि अगर आप इस गाड़ी को धीरे चलाओगे ना तो आपको 85 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। पर अगर आपने इस गाड़ी को थोड़ा सा ही भगाना चालू कर दिया
तो वो आपको रेंज जो है वो 50-60 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी। मतलब परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हो ना, आपको गाड़ी को धीरे चलाना पड़ेगा, तभी आप इस गाड़ी की पूरी रेंज निकाल पाओगे। मेरे फादर जो है वो गाड़ी को धीरे चलाते हैं, इसलिए उनको इतनी रेंज मिलती है। एक और जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इसके अंदर वो ये कि भाई इस गाड़ी की जो इनर बिल्ड क्वालिटी है, मतलब जो चेसी है, इसका जो सस्पेंशन है वो सब तो मजबूत है। मतलब आपको ऐसा डर नहीं लगता कि सस्पेंशन टूट जाएगा या चेसी में कोई क्रैक आएगा, वो बहुत मजबूत है। पर जो अपर बॉडी है ना, जो कनेक्टिविटी है इसकी अपर बॉडी की मेन चेसिस है, जैसे ये जो फाइबर बॉडी है इसकी, जो कनेक्टिंग पार्ट्स है ना इसके, उसमें ना आवाज़ करने लग जाते हैं दशकों में से। मेरे फादर तो धीरे गाड़ी चलाते हैं, पर जब भी दशक के अंदर गाड़ी आती है ना तो खड़ 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 की आवाज़ आने लगती है थोड़े टाइम के बाद। तो यार एथर को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो अपर बॉडी कनेक्टिविटी है ना, जो अंदर काउल से छोटे छोटे नटले जो लगे रहते हैं, उनको भी थोड़ा मजबूत कर दें, तो ये गाड़ी जो है आवाज़ नहीं करेगी। जैसे अभी जो है ना इसका ये अपर बॉडी देखो, ये आवाज़ करता है, ये निकल रहा है, ये आवाज़ करने लगा है इसका। एक और नेगेटिव चीज़ वो ये है कि पहले इसका रीजन जो है वो अच्छे से काम करता था, पर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जा रही है, इसका जो रीजन है वो काम करना बंद कर रहा है। अब तो इसका रीजन जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं करता। डिड यू रिचार्ज इट टू फुल 100% एवरी टाइम? हाँ भाई, मेरे फादर जो हैं इसको पूरा 100% चार्ज रखते हैं। चाहे बैटरी परसेंटेज 90% हो तो ये 100 कर लेंगे, 80 होगा तो भी 100 कर देंगे, 70 होगा तो भी 100 कर देंगे। मतलब अगर घर में वो थोड़ी बहुत गाड़ी भी चलाई है उन्होंने आसपास कहीं पे, वैसे हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर डेली चलती है, तो 30 किलोमीटर एक बार में नहीं चलती, कभी 10 चल गई तो फिर चार्ज पे लगा लिया, कभी 20 चल गई फिर चार्ज पे लगा लिया, तो ऐसे करते रहते हैं वो। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, आपको कहीं भी रात में कभी ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी कभी भी आ गई, और आपको तो भाई एग्जैक्ट रेंज तो उतनी ही मिलनी है, तो वो थोड़ा सा कॉशियस होकर चलते हैं। अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी होती तो भी आप, मतलब आज के ज़माने में समझदार इंसान है यार, कि उसको पता है भाई कि रात में अगर 2 बजे भी ज़रूरत पड़ गई, पहले पेट्रोल में थोड़ी जाऊँगा मैं, अगर मेरी गाड़ी में पेट्रोल होगा तो मैं उस जगह पे चला जाऊँगा जहाँ पे ज़रूरत है। तो भाई ऐसा तो सही है, और ये अच्छी चीज़ भी है, 100% रखना सही चीज़ है, क्योंकि भाई इसमें लिमिटेड रेंज है, तो आपको कहीं जाने में दिक्कत ना होगी, क्योंकि फुल चार्ज करने में तो फिर 2 बार चार्ज टाइम लगेगा अच्छा खासा। मोर देन 300 किलोमीटर वाली स्कूटी आ सकती है क्या मार्केट में? भाई एक्चुअल में मुश्किल है। आप देखो जो कार्स आ रही हैं, जो 15-18 लाख की कार हैं, उन तक की जो एक्चुअल रेंज आ रही है वो 300-350 किलोमीटर की आ रही है, जबकि कार के अंदर बैटरी लगाने की जगह बड़ी होती है। भाई टू व्हीलर के अंदर बैटरी प्लेस करने की जगह ही बहुत कम होती है, तो टू व्हीलर में 300 किलोमीटर की रेंज है ना, थोड़ी मुश्किल बात है। पर आने वाले टाइम के अंदर जब सेल्स जो है वो छोटी क्वालिटी, छोटे साइज़ में आ जाएंगे, डेंसिटी अच्छी हो जाएगी उनके अंदर, तो आ सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी लगातार दिन पे दिन इंप्रूव हो रही है। एथर का प्रो पैक लूँ कि नहीं, रिस्टा सोच रहा हूँ। भाई रिस्टा का वैसे आंसर नहीं है, क्योंकि हम 450X जनरेशन 2 सीरीज़ का वो रिव्यू कर रहे हैं, पर इसका आंसर फिर मैं आपको दे देता हूँ। भाई रिस्टा के अंदर अगर आप प्रो पैक नहीं भी लेते हो तो ये परफॉर्मेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप बिना प्रो के भी गाड़ी ले सकते हो। कंपेयर करना है एक नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर से, तब पता चले कि एक्चुअल में कितनी बचत होती है। भाई इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ मैं, जल्दी आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगी। और इसी गाड़ी की बना रहा हूँ कि 27,500 किलोमीटर हमने ये गाड़ी चलाई है। हमारे पास एक एक्टिवा भी है जो मेरे फादर ने चलाना बंद कर दी थी जब मैंने उनको ये गाड़ी गिफ्ट दी थी, तो मैं उसका बिल्कुल डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके सामने कि भाई कितना कंपेयर लगा है, तो आपको एग्जैक्ट हर एक प्राइस की जानकारी मिल जाएगी। भाई और ईवीज के कंपैरिजन में एथर लेना सही डिसीजन है या नहीं, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब 2.5 साल पहले मैंने मेरे फादर को एक गाड़ी गिफ्ट करी थी, उस टाइम पे एथर का शोरूम भोपाल में नहीं था, मैं इसे दिल्ली से लेके आया था। अब समझो आप बात को, मैंने एथर इसलिए चूज़ करा था क्योंकि मुझे पता है भाई ये गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल गाड़ी है। एथर ब्रांड बहुत ट्रस्टवर्दी है, ड्यूरेबल है, रिलायबल गाड़ियाँ बनाता है, आप इनकी गाड़ी पे भरोसा कर सकते हो। क्योंकि मैं एथर को जानता हूँ, एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने 5 साल R&D करने के बाद स्कूटर मार्केट में उतारा था। मतलब उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं उस टाइम पे। और उस टाइम पे भाई मार्केट में बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल तो थे, जैसे iQ अवेलेबल था, चेतक अवेलेबल था, पर वो भोपाल में अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा यार ऐसी गाड़ी देता हूँ पापा को कि भाई वो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, कि अगर मैं नहीं भी हूँ घर पे तो गाड़ी आसानी चल जाएगी। और हमारे पास एक्टिवा भी थी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत आएगी तो एक्टिवा इमरजेंसी पर्पज़ में यूज़ कर लेंगे, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने पापा को एथर दी थी। अगर आज मैं कोई गाड़ी लेता तो शायद मैं iQ भी ले सकता था, मैं चेतक भी ले सकता था, मैं विडा भी ले सकता था, क्योंकि आज ऑप्शन अवेलेबल हैं। पर उस टाइम पे मेरा जो पहला कॉल था वो एथर के लिए था। और आज भी शायद अगर मुझे गाड़ी लेना होगा तो मैं चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मानूंगा वो एथर को ही मानूंगा, क्योंकि मेरे पास चार्जिंग कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास घर में नीचे पार्किंग में चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल है। अगर चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल नहीं होता तो मैं हीरो विडा देख सकता था, क्योंकि उसमें रिमूवल बैटरी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके अंदर PMS में मोटर दी हुई है, तो हमें टायर चेंज कराने में भी दिक्कत नहीं हुई। अगर हब मोटर देखता मैं iQube जैसी, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती थी। वैसे iQube की भी पैकेजिंग अच्छी है और गाड़ी वो भी अच्छी क्वालिटी की है, मतलब अच्छी ब्रांड की गाड़ी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं iQube भी ले सकता था, मैं चेतक भी ले सकता था, पर उस टाइम पे मेरा जो डिसीजन था वो एथर का था। उसके बाद एक अच्छा सवाल पूछा है तरण भाई ने, वो पूछ रहा है बैटरी हेल्थ कितनी है। भाई दिक्कत ये है कि जैसे आईफोन है उसके अंदर तो आपकी बैटरी हेल्थ दिखा देता है,
बाकी फ़ोन्स भी आ रहे हैं उसके अंदर बैटरी हेल्थ दिखाता है, लेकिन अभी तक हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इतना इवॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी ने सर्विस सेंटर पर रखी नहीं है कि मैं जब इस गाड़ी को सर्विस सेंटर ले आऊँ तो मुझे इस गाड़ी का वो बैटरी हेल्थ बता पाएँ। तो भाई शायद आपकी अगर वो वीडियो देख रहे हो एथर वाले, ओला वाले या सिंपल एनर्जी वाले, रिवोल्ट वाले, कोई भी बड़े ब्रांड जो एक्चुअल में स्कूटी या बाइक बना रहे हैं, तो भाई अपने सर्विस सेंटर पर ऐसा कुछ रखो यार, ताकि बैटरी हेल्थ पता चल जाए, क्योंकि एक्चुअल में काम की चीज़ है ये। सर्विस कैसी है एथर की? ओला में तो बहुत हालत ख़राब है, 1 मंथ में भी वापस नहीं देते हैं सही करके। भाई इसमें एक्चुअल में ओला की दिक्कत ये है कि ओला बेच बहुत लार्ज स्केल पर रहा है, जितने लार्ज स्केल पे वो लोग बेच रहे हैं उन्हें सर्विस सेंटर उतने लार्ज स्केल पे इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, और उनकी स्कूटी में दिक्कत भी ज़्यादा आती है, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। एथर की स्कूटी उतनी ज़्यादा नहीं बिकती है, मतलब हर महीने 7, 8, 9, 10 हज़ार के आसपास बिकती है, 30 से चौथे नंबर पर रहते हैं हर मंथ की सेल्स में। इनके जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसी के साथ में सर्विस सेंटर भी होता है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगला सवाल है भाई, कोलकाता में किसी को एक दिन में अगर कोई खरीदना चाहता है मिल सकता है क्या? डिलीवरी कराने का वेट या डिलीवरी करने का वेट करना पड़ता है? भाई देखो ये ना एक्चुअल में स्टॉक पे और स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पे HSRP के साथ में ही व्हीकल जो है वो डिलीवर होता है, तो HSRP एक दिन में तो आती नहीं है, मतलब मिनिमम 2 दिन का टाइम तो लग ही जाता है अगर आपका फैंसी नंबर नहीं है तो भाई वहाँ पे तो साथ में डिलीवर होती है HSRP के साथ में ही। पर जैसे MP के अंदर गाड़ी दे देते हैं स्टॉक अवेलेबल हो तो ये आपके स्टेट में और डीलरशिप पे अवेलेबल, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो आपको पैसे लेके इंस्टेंट गाड़ी देते हैं या नहीं देते। इट्स गुड डिसीजन टू टेक एथर और नॉट। भाई मैंने तो भाई 27,500 किलोमीटर चला चुका हूँ, और फादर भाई बहुत खुश हैं, एक्टिवा हाथ भी नहीं लगाते, यही गाड़ी चलाते हैं, तो भाई आई एम हैप्पी, और मेरा डिसीजन सही रहा, और मेरे तो भाई पैसे भी ऑलमोस्ट वसूल हैं यार इसके। एलेक्सा स्किल्स भाई नहीं भाई, एथर इतना एडवांस नहीं हुआ है। हाँ, जो रिस्टा आ रहा है उसके अंदर एलेक्सा वाला जो वॉइस कमांड है वो दे दिया, इसके अंदर नहीं है वो। कभी चलते चलते बंद हुई है? नहीं भाई अभी तक नहीं हुई यार, फादर चलाते हैं यार, अच्छी बात है अगर कभी नहीं हुई तो। वैसे ऐसा कोई डिसीडेंस मेरे साथ अभी नहीं हुआ, मेरे साथ भी नहीं हुआ, फादर के साथ भी नहीं हुआ। बैटरी रिप्लेसमेंट होती है यार, अभी तक बैटरी ख़राब हुई नहीं है इसकी, और बैटरी जो है एथर की वो चलती है, मतलब इनके जो पुराने कस्टमर्स हैं बेंगलोर के अंदर, उनकी 5 साल पुरानी गाड़ी की भी जो बैटरी हेल्थ है वो ऑलमोस्ट 80 से 90% है, तो उनकी बैटरी भी चेंज नहीं हुई है, तो चलेगी आराम से। 2.5 साल हो चुका है इसको, अभी मेरे ख्याल में आराम से इसकी बैटरी मतलब 2-3 साल 4 साल और चल सकती है, तो हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसकी। एथर पर सेफ्टी ग्रिल लगानी चाहिए या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, अब देखो एथर जो है वो ऑफिशियली कोई एसेसरी नहीं देता है, इसकी जो सेफ्टी ग्रिल होती है वो आपको बाहर से लगवानी पड़ती है, और उस ग्राउंड के बेसिस पे एथर आपकी वारंटी वॉइड कर सकता है। तो मेरा सजेशन नहीं है भाई एसेसरी है बाहर से लगवाओ, क्योंकि भाई सर्विस सेंटर वालों से अगर आपकी जान पहचान है तो वो कहीं दिक्कत आएगी ना तो वो थोड़ा वो सपोर्ट कर देंगे, पर अगर मामला बढ़ सकता है तो इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी में बाहर से एडिशनल एसेसरी लगाई है, इस गाड़ी की वारंटी जो है वो एथर वाले वॉइड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लगाने में आप लगवा सकते हो, पर इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि जब एथर देगा तो वो आप वो लगवा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिना मतलब सोच के, लेकिन जब आप किसी बाहर से ले रहे हो तो दिक्कत है। भैया मुझे एथर 450S लिए 1 मंथ हुआ, बट वो 90 किलोमीटर नहीं चलती स्मार्ट डिगो मोड में। ये भी इससे अलग क्वेश्चन है, पर मैं आंसर कर देता हूँ। भाई 450S के अंदर ना एक्चुअल में ये दिक्कत है, उनके आगे एथर में दिक्कत है ही है, आप गाड़ी थोड़ी सी भी तेज चलाओगे ना आपको 100 किलोमीटर की रेंज एक्चुअल में नहीं मिलने वाली जो एथर दिखाता है, क्योंकि भाई आपको गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आप गाड़ी तेज़ करते हो आपको रेंज कम मिलती है, तो भाई अगर आपको 450S में भी आपको रेंज निकालनी है तो आपको गाड़ी धीरे चलानी होगी। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हम क्या करते हैं पेट्रोल बाइक में आदत होती है कि हम बहुत एक्सीलेटर ऐसे हिलाते हैं, आप ईवी में ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसे 40 किलोमीटर की स्पीड पे आए हो तो आप इसे कांस्टेंट पकड़ के रखो थ्रॉटल को, वो चलने दो आप उसको, तो आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी। आप बार बार ऐसे उसको ऊपर नीचे मत करो। सेंटर स्टैंड लगवा सकते हैं क्या एथर में? मैं जेन 3 ओनर हूँ 1 साल से। भाई देखो एथर का ना एक्चुअल में बैटरी प्लेसिंग जो होती है ना उसकी यहाँ पे होती है, ठीक है, और अगर आप सेंटर स्टैंड लगवाओगे तो वो यहाँ कहीं पे आएगा, उससे उस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और एथर इसलिए भी नहीं आता क्योंकि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी, और साथ में अगर वो फ्लक्चुएट होता है तो जो उसका जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो बैटरी के ऊपर आएगा। तो एथर मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से 2 वजह हैं जिसकी वजह से मैं सेंटर स्टैंड नहीं लगा के देता, और इसलिए आप भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि वो बात है कि वारंटी जो है वाइड हो जाएगी गाड़ी की, आपने कहीं बाहर से लगवाया तो मेरा सजेशन सेंटर स्टैंड के लिए भी नहीं है। अगर एथर कभी आगे आपको अपॉर्चुनिटी देता है तब आप लगवा सकते हो। एक और यूज़र ने बहुत अच्छा सवाल करा है, ये मतलब अमूमन सुनने को नहीं मिलता है वाला सवाल। एवरी 5000 किलोमीटर के बाद सर्विस कराना ज़रूरी है क्या, नहीं तो कोई साइड इफेक्ट्स हैं क्या? अब भाई देखो एथर में जो सर्विस शेड्यूल है ना वो 5000 किलोमीटर के बाद होता है, मतलब आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चल गई, सर्विस करानी है, उसके बाद अगले 5000 भी, मतलब 5000, 10,000, 15,000, 20,000। अब हमारी गाड़ी चली है 27,500 किलोमीटर, तो वैसे कायदे से इस गाड़ी की सर्विस 5 बार हो जानी चाहिए थी, पर हमने ऐसा नहीं कराया।
हमने इस गाड़ी की सर्विस कराई 2 बार, क्योंकि भाई मेरे फादर को टाइम मिला नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, वो यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, उनको टाइम नहीं मिला, वो जा नहीं पाए। और पहले गाड़ी की सर्विस सेंटर था वो भोपाल में अवेलेबल भी नहीं था, अभी 3-4 महीने पहले अवेलेबल है, तो उस टाइम पे तो अवेलेबल भी नहीं था। इंदौर से एक टीम आती थी, जो पास में सर्विस सेंटर है 200 किलोमीटर दूर, वहाँ से एक टीम आती थी, वो कहीं पे कैंप लगाती थी और वो सर्विस करती थी। तो कभी वो नहीं आ पाए या हम नहीं जा पाए तो नहीं हुई पाई सर्विस। हमने सिर्फ 2 सर्विस कराई है इस गाड़ी की अभी तक बस। अब फ़र्क क्या पड़ेगा इससे वो बताता हूँ आपको। अगर आपने अपनी गाड़ी की सर्विस रेगुलर टाइम पे नहीं कराई तो कंपनी इस ग्राउंड के बेसिस पे भी आपकी गाड़ी की वारंटी को वॉइड कर सकती है। मतलब अगर इसकी बैटरी में कोई इशू आता है तो कंपनी इस बेसिस पे, जो मेरे को 30,000 तक की वारंटी है अभी बैटरी की, उस पे इस ग्राउंड के ऊपर बैटरी की वारंटी को वॉइड कर सकती है, क्योंकि मैंने उनके सर्विस शेड्यूल के हिसाब से इस गाड़ी को रेगुलर टाइम पे सर्विस नहीं कराया है। तो भाई मेरा सजेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा कि मेरा ऐसा करना, क्योंकि देखो हमारा तो यार किस्मत अच्छी रही कि नहीं आई दिक्कत, और अभी तक तो हमारे इसके ऑलरेडी पैसे वसूल भी हैं, तो कहीं दिक्कत आएगी भी तो कोई इतनी बड़ी चीज़ अब हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने नई व्हीकल परचेज़ करा है, आपको 2.5 साल 2 साल हो चुके हैं, पर आपकी व्हीकल चली ही नहीं है उतनी, आप उतने पैसे वसूल नहीं कर पाए हैं, तो भाई मेरा सजेशन है नहीं है, आपका जो टाइम पे कंपनी ने शेड्यूल दिया है सर्विस शेड्यूल, आप उस टाइम पे सर्विस कराओ। अगर आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे सर्विस सेंटर अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब एक्सपीरियंस सेंटर भी नहीं है, तो आज के टाइम पे तो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, और भी जैसे iQube है, हीरो विडा है, चेतक है, तो उनमें देख सकते हो आप, क्योंकि नहीं होने पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर मैटर बड़ा हुआ और आपको वारंटी क्लेम नहीं कर पाए आप, तो भाई आपको बहुत लंबा मोटा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि इसकी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। तो भाई ये तो था एथर 450X जनरेशन 2 का डिटेल, ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू। आप लोगों के सारे सवालों के आंसर भी कर दिया और सब कुछ बता भी दिया। अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी से कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।